Hello everyone, welcome to the lecture third of differentiation of vectors। अभी तक के दो वीडियोस में हमने ये देखा कि वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है और फिर उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज कि डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट का, ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सब के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज देखें। और अब इसी में हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिन्हें अब आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हमें गिवन है f ऑफ t इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, और फिर रिजल्ट कुछ इस तरह से है, f ऑफ t have a constant magnitude if and only if f vector dot derivative of f vector is equals to 0। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो इस थ्योरम के रहेंगे दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम ये सपोज करेंगे कि हमारे वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और फिर हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट वी सपोज f vector has constant magnitude। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो उसे मॉडुलस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो भी आ रहा है वो कांस्टेंट है, वेयर c रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट। और अब हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव है, हमें ये प्रूव करना है कि f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ df बाई dt मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो मैं गिवन से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। सो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ f इज इक्वल्स टू c, और अगर यहां हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फंक्शन f स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। और आप जानते हो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर यहाँ पर a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a। तो उसी तरह से इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं f ऑफ t डॉट f ऑफ t इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ लेने जा रहे हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव में आ गया f ऑफ t डॉट f ऑफ t, और यहां पर डेरिवेटिव में है c स्क्वायर। c तो कांस्टेंट है तो इस पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और अब यहां डॉट प्रोडक्ट का करना है डेरिवेटिव, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी सेकंड फंक्शन की, तो df बाई dt, फिर प्लस सेकंड फंक्शन रहता है एज इट इज और डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट का हो जाता है डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड है 0। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं, तो ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे, ये दोनों ही टर्म्स सेम है तो हम इसे लिख देते हैं 2 टाइम्स f वेक्टर डॉट df बाई dt इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड में चला गया और यहां हमारे पास बचा f वेक्टर डॉट df बाई dt इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये सपोज किया कि हमारे वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसी का कन्वर्स पार्ट, इसमें हमें मानकर चलना है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 है और मुझे ये प्रूव करना होगा कि फिर इसका फंक्शन वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा। तो बिल्कुल इसके रिवर्स स्टेप्स हो जाएंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं, आप इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में इसके साथ 2 लगा देंगे, 2 लगाने के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा,
अलग अलग करने के बाद आप इस पार्ट को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो कि 0 के इक्वल है, और फिर डेरिवेटिव ना लेकर इस पार्ट पर ले लिया जाएगा इंटीग्रेशन, तो वापिस आपको ये पार्ट मिल जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा तो f डॉट f, और यहां इंटीग्रेशन करने पर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, और फाइनली फिर आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को ये लिख देंगे और इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको दोनों पार्ट्स इंक्लूड करने हैं तो अभी तक तो हम इस स्टेप से इस स्टेप पर आए और फिर फाइनली ये स्टेप रहा, और बैकवर्ड स्टेप्स में बस आप यहां पर एरो को बैकवर्ड कर दीजिए, तो इसका मतलब हम वापस रिवर्स स्टेप्स में जा रहे हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। तो एक ही पार्ट से हम दोनों को कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले अगर हम इसकी ज्योमेट्री को समझना चाहें कि एक्चुअल में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होने पर ये रिजल्ट क्यों मिल रहा है, तो अगर मैं यहां पर 2 डायमेंशन में आपको इसे दिखाना चाहूं तो हमारा वेक्टर फंक्शन इस तरह का है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब आप कोई मर्जी वेक्टर लो और जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ये लेंथ होती है वेक्टर की, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। अगर मैं कहूं कि ये हर बार 5 यूनिट्स आ रही है तो इस डायरेक्शन में भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, हर डायरेक्शन में हमारा जो भी वेक्टर है बस उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इस तरह से वो सारे वेक्टर्स दिखते होंगे जिन सब का मैग्नीट्यूड 5 है, कांस्टेंट है। और जब आप इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव टेंजेंशियल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो जो भी डेरिवेटिव निकलेगा वो इस तरह से टच कर जाएगा, टेंजेंट होगा। और आप जानते हो एक वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो इसलिए जब जब हमारे वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड रहेगा कांस्टेंट, तब उस वेक्टर फंक्शन की उसकी डेरिवेटिव के साथ, तो अगर ये हमारे f का रोल प्ले कर रहा है तो ये पार्ट उसके डेरिवेटिव का रोल प्ले कर रहा है। और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के केस में दोनों रहेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसलिए यहां पर दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ रही है 0। और आज की हमारी सेकंड थ्योरम है f of t is a vector function of scalar variable t if f of t has a constant direction if and only if क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ f and df by dt इक्वल टू 0। तो अगर फर्स्ट पार्ट पे हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट है और दिखाना होगा ट्रिप ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी, और सेकंड पार्ट में इस क्रॉस प्रोडक्ट को 0 मानना होगा और दिखाना होगा तो ऐसा f की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम मानकर चलते हैं कि हमारे वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो f of t इज अ वेक्टर फंक्शन, और इस पार्ट को प्रूव करने से पहले आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हो तो आप उस वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो करना क्या होता है, दिए गए वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम आमतौर पर इस हैट सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ f को थ्रू आउट f लिखने वाला हूं। तो यहां पर हमने पहले से ये नोटेशन रख ली, ऊपर तो है हमारे पास वेक्टर और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर अब इस इक्वेशन को आप देखें तो यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमें f वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है, ये f की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो f इंटू एफ हैट t। तो आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के। तो चलिए अब मैं इस पार्ट से स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। f क्रॉस df बाई dt। और कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर आपने कौन सा पार्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट पार्ट ये सपोज कर चल रहे हो इसे प्रूव करोगे, या ये सपोज कर चल रहे हैं इसे। अभी हमने कोई भी पार्ट स्टार्ट नहीं किया, मैं जस्ट इस पार्ट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं
और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एफ वेक्टर की इस वैल्यू का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर एफ वेक्टर की जगह हमने पुट कर दिया एफ और साथ में है यूनिट वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी डेरिवेटिव में यहां एफ की जगह हमने रख दिया एफ ऑफ एफ कैप टी। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम फिर से डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन आ जाए तो फॉर्मूला था फाई एज इट इज रहता है, एफ का हो जाता है डेरिवेटिव, फिर फाई का हो जाता है डेरिवेटिव और एफ वेक्टर एज इट इज रहता है। तो यहां फाई का रोल कर रहा है सिंपल एफ और ये वेक्टर का रोल कर रहा है। तो एफ एज इट इज एफ हैड टी क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट वाला एफ रहेगा एज इट इज, यहां यूनिट वेक्टर का हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर प्लस एफ का होगा डेरिवेटिव और एफ वेक्टर रहेगा एज इट इज। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर यूज करने वाले हैं फॉर्मूला। यहां बाहर एक वेक्टर है, तो मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह से हो, ए वेक्टर क्रॉस और अंदर आपको दो वेक्टर्स का सम दिया हो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इस ए वेक्टर की दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। तो वही स्टेप हम यहां यूज करने वाले हैं। ये एफ और ये एफ, ये दोनों वेक्टर नहीं है, तो एफ और एफ तो हो जाएंगे एफ स्क्वायर, और वेक्टर्स के बीच में हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर जो वेक्टर है वो है एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां जो वेक्टर है वो है डी एफ बाई डी टी। फिर फर्स्ट की लास्ट के साथ करेंगे, तो यहां पर जो स्केलर पार्ट है वो है एफ, यहां है डी एफ बाई डी टी। तो एफ और डी एफ बाई डी टी को पहले लिख देते हैं और वेक्टर्स के बीच में कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और एक रिजल्ट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर्स सेम हो और उनकी की जाए क्रॉस प्रोडक्ट तो रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। तो आर वेक्टर हो और उसकी आर वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो। तो एफ क्रॉस एफ ये पार्ट हो जाएगा जीरो, और यहां से अभी हमें मिल रहा है एफ स्क्वायर और साथ में है एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी एफ यूनिट वेक्टर बाई डी टी, और ये है एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी। तो हमने इस दिए गए अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में ले आए हैं, और इस रिजल्ट को अब मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। तो इस रिजल्ट को अब हम यूज करेंगे इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए। और अब मैं फर्स्ट पार्ट में ये सपोज कर लेता हूं कि मेरे वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट है और हम इसे प्रूव करेंगे। तो अब तक हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, और अब हम फर्स्ट पार्ट को सपोज करके चलते हैं कि हमारे वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट है और इसे प्रूव करेंगे। सो सपोज एफ वेक्टर हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, और इस पर हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा हमने जो शुरू में हमें एफ वेक्टर दिया हुआ था, तो ये तो हमारा एफ वेक्टर, और इस वेक्टर की हेल्प से हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया था। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो जिसकी डायरेक्शन तो यही है लेकिन उसकी लेंथ 1 यूनिट है। तो अगर मैं यहां पर इसको 1 यूनिट कह रहा हूं तो इस वेक्टर को हमने कहा एफ कैप। तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन एफ की थी वही डायरेक्शन एफ कैप की है, लेकिन साथ साथ आप ये जानते हो कि एफ कैप जो कि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होता है। तो यहां पर अब हम लिखते हैं कि एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, सो देयरफॉर एफ कैप ऑल्सो हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। क्योंकि इन दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो अगर एफ की कांस्टेंट है तो फिर एफ कैप की भी कांस्टेंट रहेगी। साथ साथ एफ कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 रहेगा। तो अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ कैप इज अ
कांस्टेंट वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर हो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसका डेरिवेटिव हमेशा आता है 0। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और अगर इस इक्वेशन को अब मैं स्टार इक्वेशन कह दूं तो अगर हम डी एफ कैप बाई डी टी की वैल्यू को यहां 0 पुट कर दें तो ये सारी राइट हैंड साइड हो जाएगी 0। तो फ्रॉम स्टार ये पार्ट 0 रखने पर हमें मिल रहा है एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0। तो अगर f की डायरेक्शन है कांस्टेंट तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगी 0। और अब अदर वे प्रूव करना है। अब हमें ये सपोज कर चलना है। तो सेकंड पार्ट के लिए सपोज वी आर गिवन, तो हमें गिवन ये है कि f वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 और रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा रहेगा f हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ये हमें प्रूव करना होगा। सो इस बार हमें गिवन है ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो स्टार इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं अगर ये पार्ट 0 है तो फिर ये पार्ट भी 0 होगा। तो फ्रॉम स्टार, तो स्टार की हेल्प से कहा जा सकता है एफ स्क्वायर एफ कैप टी क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया जाए कि m टाइम्स a वेक्टर इक्वल टू 0 तो इसका मतलब रहेगा कि वेक्टर a खुद ही 0 है। तो ये यहां पर m का रोल प्ले कर रहा है स्केलर, और ये यहां पर वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं f कैप ऑफ t क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इक्वल टू 0। साथ साथ हम f कैप के बारे में ये जानते हैं कि f कैप का जो मैग्नीट्यूड आता है वो 1 आता है। इसका मतलब f कैप t हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और अभी हमने लास्ट थ्योरम जो पढ़ी थी उसमें हमने यही देखा था कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो बाय फर्स्ट थ्योरम, तो फर्स्ट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि f कैप t की उसके डेरिवेटिव के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो 0 आएगी। अब यहां पर इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। तो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो, यहां से हमें पता चल रहा है इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनमें से एक वेक्टर खुद 0 हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर्स पैरेलल हैं। और ये दोनों ही चीज एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, तभी पॉसिबल है जब इनमें से एक वेक्टर 0 हो जाए। लेकिन अगर f 0 हो गया तो फिर हमारा क्वेश्चन की ही कोई सेंस नहीं रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल है। तो बाय 1 and 2 वी कैन से दैट f वेक्टर ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। रादर f नहीं, डेरिवेटिव जो है वो 0 है। सो इसे फर्दर एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब रहेगा f कैप t अगर डेरिवेटिव 0 है तो फिर ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है, कांस्टेंट। सो इट हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। यहां तो कांस्टेंट वेक्टर है और कांस्टेंट वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये शो करना है कि वेक्टर और उसका डेरिवेटिव परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। तो एक्चुअल में ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये वही थ्योरम फर्स्ट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर और उसकी डेरिवेटिव की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इट इज नथिंग सेम एज थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 को इस तरह से भी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट रहेगा, अगर वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो फिर दिखाओ वेक्टर और उसके डेरिवेटिव पैरेलल वेक्टर है। और हम जानते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। तो ये रहेगी सेम एज थ्योरम 2।
तो थ्योरम 1 और 2 इस तरह से भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। और क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, अगर आर कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो मान लीजिए यहां पर है कोई वेक्टर आर और इसी डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, तो ये है आर कैप। तो नेक्स्ट आपको इस रिजल्ट को शो करना है। तो ये रिजल्ट बिल्कुल वही है जो हमने थ्योरम 2 के टाइम प्रूव किया था। तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, वहां आर की जगह दिया गया था एफ वेक्टर, एफ से हमने खुद बनाया था यूनिट वेक्टर, और यहां से फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर एफ की वेक्टर वैल्यू निकाली, और फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते करते हम इस रिजल्ट तक पहुंचे थे। तो जो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आप इसको और इसे कंपेयर करें, तो यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर के सिंबल है और यहां सिंपल वेक्टर के सिंबल है, तो वो वही क्वेश्चन आर में दिया गया है। और ये जो एफ स्क्वायर आप देख रहे हो, ये इस तरफ आ गया है 1/f², तो यहां 1/r²। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी यहां तक प्रूव कर चुके हैं। सो सेम एज आइडेंटिटी इन थ्योरम 2। तो ये बुक में अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक्चुअल में ये हमारा हो चुका है।